लगातार मेहनत करना एक महंगा शौक है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। निश्चित रूप से आपने वीडियो 2018 का अगर परीक्षा दी थी, आपने फॉर्म भरा था, तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप पीईटी 2023 की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की परीक्षा दे रहे हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, जीके जीएस के ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। लगभग हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरा डिटेल में ये वीडियो होगा और यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो हर एक प्रश्न आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इरादा बनाया है कुछ करने का, कुछ दिखाने का, कुछ साबित करने का, कुछ हासिल करने का, तो लगातार पढ़ाई करते रहिए और निरंतर मेहनत करेंगे तो ही परिणाम आपके पक्ष में होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का हम ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको प्रश्नों का जो संकलन किया गया है वो कैसा लगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मुफ्त में मिल जाएगी। तो क्विक रिवीजन क्लासेस आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको एक एक चीज समराइज हो जाए, आपको एक एक चीज याद हो जाए। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक देखिएगा वीडियो। और आज का आपका पहला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है उर्दू, सी है पाली, डी है हिंदी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए संस्कृत। क्लियर है आपको। तो श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का ही एक भाग है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। बताइए वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। ऑप्शन ए है आपका बैल, बी है भेड़, सी है आपका गाय और डी है आपका हाथी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गाय को अघन्या माना गया है। क्लियर है आपको। गाय को क्या माना गया है, अघन्या वैदिक काल में। तो वैदिक काल में गाय को अघन्या, ना मारे जाने योग्य, अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाले की व्यवस्था वेदों में की गई है। क्लियर है आपको। वेदों में गाय को बहुत ही पवित्र माना गया है। त्रिपिटक क्या है, आपका प्रश्न है अगला, त्रिपिटक क्या है। ऑप्शन ए गांधी जी के 3 बंदर, या ऑप्शन सी महावीर के 3 नगीने, या ऑप्शन बी ब्रह्मा विष्णु महेश, या ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो ऑप्शन ऊपर नीचे है, ये आप ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक क्या है, इसका उत्तर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गांधी जी के 3 बंदर सही है, या महावीर के 3 नगीने सही है, या ब्रह्मा विष्णु महेश सही है, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सही है। तो त्रिपिटक क्या है, वो आशा करता हूं कि आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। क्लियर है आपको। त्रिपिटक नामक ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं इसमें लिखी हैं। सुत्त पिटक जिसमें धार्मिक सिद्धांत लिखे गए हैं, तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत लिखे गए हैं। तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, एक तो आपका विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक। क्लियर है आपको।
तो अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है आपका अशोक महान और ऑप्शन डी है आपका समुद्रगुप्त। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या सी ऑप्शन है आपका अशोक महान, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। क्लियर है आपको? तो किसने कहा है समुद्रगुप्त को? विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा है किसे? समुद्रगुप्त को। किस किताब में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? कमेंट करके जल्दी से बताइए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ए ऑप्शन है आपका अश्वघोष, बी ऑप्शन है आपका विशाख दत्त, और सी ऑप्शन है आपका कालिदास, और डी ऑप्शन है आपका भास। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपका पांचवें का बी, विशाख दत्त कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है। तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है छठा, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? बताइए, मीराबाई है, या नरहरि है, या सूरदास है, या रसखान है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? ए मीराबाई, बी नरहरि, सी सूरदास, डी रसखान। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? छठे का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है। मीराबाई जो है वो राग गोविंद की रचनाकार है। क्लियर है आपको? तो मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय है। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ हैं बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में भी किया गया है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? डचों से लिया था, या फ्रांसीसियों से लिया था, या डेनिसों से लिया था, या पुर्तगालियों से लिया था? बताइए, बताइए जल्दी से, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? डचों से, बी फ्रांसीसियों से, सी डेनिसों से, और डी पुर्तगालियों से। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, पुर्तगालियों से लिया था। क्लियर है आपको? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था? बताइए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था? ए सूरत में, बी पुलिकट में, सी कोचीन में, डी कासिम बाजार में। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर जो है वो आठवें का क्या है? ए सूरत। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूरत में लगाया था। तो लुई 14वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। तो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? बताइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया?
ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, बी है आपका लॉर्ड कैनिंग, सी है सर हेनरी हॉर्डिंग और डी है आपका लॉर्ड लॉरेंस। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ए नौवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो नौ का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। तो आज का आपका प्रश्न है कि जो सती प्रथा है वो कौन से गवर्नर के कार्यकाल में समाप्त हुई थी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सती प्रथा किस गवर्नर के कार्यकाल में समाप्त हुई थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15XV के तहत यानी कि 15वें के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित कर दिया गया। क्लियर है आपको? तो लॉर्ड कैनिंग के समय पर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, किसके प्रयासों से? ईश्वर विद्याचंद्र के प्रयासों से। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये यूपी ट्रिपल एस का बहुत फेवरेट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। जल्दी से बताइए 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यूपी ट्रिपल एस का बहुत ज्यादा फेवरेट है, हर दूसरी तीसरी परीक्षा में यह प्रश्न रखा हुआ होता है और पिछले 1-1.5 साल से यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो इस बार इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो 10 का जो सही ऑप्शन है आपका ए बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जो अवध क्षेत्र की बेगम थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपकी आने वाली परीक्षा में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बताइए, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सरोजनी नायडू, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सरोजनी नायडू, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्लियर है आपको? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा है। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। क्लियर है आपको? तो 1896 कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। क्लियर है आपको? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो आप देख लीजिए, कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया, लेकिन वही कांग्रेस आज इसका विरोध करती है। समझ रहे हैं आप? आपका अगला प्रश्न है 12वां। प्रथम भारतीय नारी कौन है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? बताइए, प्रथम भारतीय नारी कौन है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? ऑप्शन ए है आपका बछेंद्री पाल, बी है डिक्की डोलमा, सी है संतोष यादव, डी है पीटी उषा। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रथम भारतीय नारी कौन है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 12वें का, वो कौन सा है? 12वें का सही उत्तर है आपका ए बछेंद्री पाल, बिल्कुल सही उत्तर है। तो बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? बताइए, भारत के सॉरी भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 13 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका डी, चौथा। क्लियर है आपको? चौथा स्थान है। पहले स्थान पर आपका राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, क्षेत्रफल सामने दिए गए हैं, आप इसे याद रखिएगा। और तीसरे पे महाराष्ट्र आता है और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन है? मतलब बहने वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है?
ए ऑप्शन आपका महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी। कौन सा है? सी है, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। क्लियर है आपको? तो उपयुक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियों की वह लंबाइयां इस प्रकार है। गंगा नदी 25 से 25 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी आपकी 1312 किलोमीटर की है और महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी 2525 किलोमीटर। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? बहुत ही आसान उत्तर है इसका, जल्दी से बताइए, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 और डी आपका है 26 जनवरी 1949। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, आपके 10% प्रश्न बहुत कठिन होते हैं, 50% प्रश्न जो होते हैं आपके बहुत सरल होते हैं और आपके 40% जो प्रश्न होते हैं वो मीडियम स्तर के होते हैं। क्लियर है आपको? तो आसान प्रश्न करके और मीडियम स्तर के प्रश्नों को करके ही सिलेक्शन मिलता है। तो जो आपके आसान प्रश्न हैं वो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए आपको, वही प्रश्न आपको सबसे पीछे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो बताइए, 15वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ए 26 नवंबर 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी आपका है 26 नवंबर 1949 और डी है आपका 26 जनवरी 1949। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए। तो जो 15वें का सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। क्लियर है आपको? तो भारतीय संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अर्थात इसे अपनाया गया था। क्लियर है आपको? जल्दी जल्दी से आप देखते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहां दिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहां दिया गया है? ऑप्शन ए है आपका 12 से 35, बी है 36 से 51 तक, सी है 37 से 55 तक, डी है 61 से 80 तक। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये सभी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें जरूर करिए और आपका निश्चित रूप से फायदा होगा आने वाली परीक्षाओं में। तो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन कहां दिया गया है? बताइए। ए ऑप्शन 12 से 35, बी ऑप्शन 36 से 51, सी ऑप्शन 37 से 55, डी ऑप्शन 61 से 80। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही, जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिया गया है। 36 में आपकी राज्य की परिभाषा दी गई है। क्लियर है आपको? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 35 से 51 तक दिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपसे बन सकता है। अनुच्छेद 40 में आपका पंचायती राज दिया गया है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है। ये अनुच्छेद 44 वाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बताइए, बिडाल परीक्षण निम्न में से कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट। तो ये साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसका सही से उत्तर दीजिए। ए आपका ऑप्शन है हैजा, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी पित्त ज्वर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी पित्त ज्वर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 17 को जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। बिडाल परीक्षण टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है कि जांच के लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण एक समूह परीक्षण है, इसकी खोज सन 1896 में सर फर्डिनेंड विडल ने की थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बताइए, जल में घुलनशील विटामिन इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए। बताइए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका, बहुत ही आसान उत्तर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके बी और सी होते हैं और बसा में घुलनशील विटामिन आपके ए डी ई के होते हैं। ए डी ई और के। क्लियर है आपको? ए डी के होते हैं बसा में घुलनशील विटामिन।
तो अच्छे से याद कर लीजिए। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, बताइए। विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर अगर आपको याद है तो इसे आप बहुत ही आसानी से सही कर लेंगे। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, टोकोफेरॉल। क्लियर है आपको, टोकोफेरॉल बिल्कुल सही उत्तर है। तो विटामिन ए ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इससे संबंधित बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं, इसे बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। क्लियर है आपको। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यह मुख्यतः दूध, अंकुरित गेहूं, हरी सब्जियों में पाया जाता है। क्लियर है आपको। तो अंकुरित गेहूं जरूर खाया करिए, बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, बताइए। इसे बांदीपुर भी कहते हैं, बंदीपुर भी कहते हैं। तो सही उत्तर बताइए। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। ऑप्शन ए आपका कर्नाटक, बी गुजरात, सी असम, डी ओडिशा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 20 का। तो 20 का सही उत्तर है आपका ए, कर्नाटक। क्लियर है आपको। कर्नाटक ऑप्शन बिल्कुल सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। क्लियर है आपको। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व कौन से हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व तथा बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, बताइए। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 1471, बी 1191, सी 1391, डी 1061। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन ही इसमें सही हो सकता है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। बताइए वो ऑप्शन कौन सा है। तो 21 का एक ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है। 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। और 92 में वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित किया। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है कि नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र है, कब नष्ट हो गया, बताइए। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र है, कब नष्ट हो गया। 600 ईस्वी में, 980 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, वो सी ऑप्शन है। 1200 ईस्वी में एक मुस्लिम आक्रांता ने इसमें आग लगा दी थी। क्लियर है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसका नाम शायद बख्तियार खिलजी था, है ना। बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र है। 1200 ईसा पूर्व में नष्ट हुआ। ठीक, ईसवी होगा यहाँ पर, ईसा पूर्व नहीं होगा। ठीक है। 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। क्लियर है आपको। यहाँ पर ईसवी होगा, ईसा पूर्व नहीं होगा। इसको 1197 ईस्वी में ऐबक के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, बताइए। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। देखिए लगातार पढ़ते रहिए, बीच में क्लास छोड़कर जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। जो काम शुरू करिए उसे पूरा करने की आदत बनाइए। जितनी अच्छी आपकी आदत ऐसी हो जाएगी काम शुरू करके खत्म करने वाली, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप फिर जीवन में सफल होंगे। क्लियर है आपको। तो आपकी पहली लड़ाई आपसे शुरू होती है, अपनी लड़ाई जरूर जीतिए। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु अर्जन देव और ऑप्शन डी है आपका गुरु नानक देव। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो 23 का जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है, वो डी है। गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ये जूनियर स्टूडेंट परीक्षा में 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। क्लियर है आपको। सॉरी। तो सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है।
इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा मूर्ति पूजा का निरर्थक माना। ठीक है, निरर्थक हो, यहाँ पे निरर्थक नहीं होगा, निरर्थक होगा। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। 1748 में, या 1757 में, या 1764 में, या 1782 में, बताइए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है आपको? तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण अंग्रेजों से पराजित हुआ एवं अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। बाद में अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। क्लियर है आपको? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी आपने प्रश्न किया है तो बहुत ही आसान इसका उत्तर होगा आपका। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को संग्रह त्रिपिटकों में किया है। क्लियर है आपको? इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सुत्तिपिटक धर्म संबंधी बातों की चर्चा है, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है, और विनय पिटक में नीति संबंधी बातों का उल्लेख है। क्लियर है आपको? इसी तरह बस पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? आपको दो नदियां दी गई हैं, इनमें से दो नदियों को पहचानना है जिनके बीच में तक्षशिला शहर स्थित था। ऑप्शन ए है आपका सिंधु और झेलम, बी है झेलम और चेनाब, सी है चेनाब और रावी, और डी है आपका रावी और ब्यास। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? बताइए जल्दी से। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, सिंधु और झेलम। क्लियर है आपको? सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला शहर स्थित था। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी था। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर ही तक्षशिला रखा था। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा है। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है आपका शारदा अधिनियम, बी है विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, सी है नायडू अधिनियम, डी है नानावटी अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई। इसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है आपको? 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा की प्रत्यनों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम से इसे शारदा अधिनियम कहा गया। क्लियर है आपको? तो इन्हीं के नाम से शारदा अधिनियम इसे कहा गया। अगला प्रश्न है आपका, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1920, बी है 1857, सी है 1935 और डी है 1842। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताइए। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? बी है, 1857 में। क्लियर है आपको?
1857 में हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। क्लियर है आपको? जिसमें कारतूस को लगवाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई। तो जो 1857 का सिपाही विद्रोह था उसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्लियर है आपको? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्लियर है आपको? बस लगातार मेहनत करिए, खुद पर भरोसा बनाए रखिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जितना सकारात्मक आपके विचार होंगे उतनी ही सकारात्मक। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा ये आज का आपका जीएसजीके का मॉक टेस्ट नंबर 1। वीडियो 2018 के एग्जाम की तैयारी के लिए, पेट 2023 के एग्जाम की तैयारी के लिए ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे और निश्चित रूप से आपकी तैयारी में अहम योगदान देंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो आज आपको प्रश्न कराए गए हैं 28, उनमें से आपके कुल कितने प्रश्न सही थे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। निरंतरता बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में और एक कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके पास योजना नहीं है, आप मेहनत से भागेंगे तो निश्चित रूप से आप बाकियों से काफी पीछे रह जाएंगे। आपके पास मौका है कुछ करने का, कुछ बदलने का, तो हौसले को अपने ऊंचा रखिए और सकारात्मक सोच के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।